नमस्कार। चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक छोटे से आइडिया से आज की ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनी कैसे? आइए इस कमाल के सफर को शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि आज हम जो भी एआई देखते हैं, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कार हो या फिर कोई स्मार्ट चैटबॉट, उन सब के पीछे का जो मेन आइडिया है वो 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये सब कुछ एक बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ शुरू हुआ था। बस यही वो चिंगारी थी जिसने एआई की क्रांति को हवा दी। एक ऐसी मशीन बनाने का सपना जो अपने अनुभव से सीखे, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग सीखता है। और इसी एक सवाल ने हमें पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन तक पहुंचाया। तो आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एआई के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से से, पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन से। देखिए, एआई का ये सफ़र हमेशा से इतना आसान नहीं रहा है। 1958 में फ्रैंक रोजनब्लैट के परसेप्ट्रॉन के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन फिर 1969 में इसकी कुछ कमियों को लेकर इतनी आलोचना हुई कि इस फील्ड की तरक्की कई सालों के लिए मानो रुक सी गई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये परसेप्ट्रॉन था क्या? अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो परसेप्ट्रॉन एक तरह का डिजिटल डिसीजन मेकर था। आप उसे कुछ जानकारी देते हैं, वो हर जानकारी को उसके महत्व के हिसाब से तौलता है और फिर बस हाँ या ना में जवाब देता है, यानी 0 या 1। यही आज के हर न्यूरल नेटवर्क की सबसे बुनियादी ईंट है। लेकिन एक अकेले परसेप्ट्रॉन में एक बहुत बड़ी कमी थी। एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे वो सॉल्व ही नहीं कर सकता था। और मजे की बात यह है कि इसी कमी ने एआई के विकास को अगले लेवल पर पहुंचा दिया। इस प्रॉब्लम को कहते हैं XOR प्रॉब्लम। सोचकर देखिए कि आपको दो अलग अलग तरह के डॉट्स को एक सीधी लाइन खींचकर अलग करना है। अगर डॉट्स ठीक से रखे हों तो परसेप्ट्रॉन ये काम आसानी से कर लेता था। लेकिन XOR प्रॉब्लम में डॉट्स कुछ इस तरह बिखरे होते हैं कि कोई भी एक सीधी लाइन उन्हें सही सही नहीं बांट सकती, और ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और यहीं पर असली ब्रेक थ्रू मिला। रिसर्चर्स के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा, अगर एक न्यूरॉन एक सीधी लाइन खींच सकता है तो क्या होगा अगर हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक साथ काम पर लगा दें? और जवाब था हाँ। उन्होंने परसेप्ट्रॉन को लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू किया। इससे वो मिलकर टेढ़ी मेढ़ी कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज भी बना सकते थे। और बस यहीं से डीप लर्निंग का जन्म हुआ। तो अब जब हम डीप लर्निंग तक पहुंच ही गए हैं तो चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और इन तीन बहुत ही कॉमन शब्दों के बीच का फर्क समझते हैं, AI, ML और DL। सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये सबसे बड़ी पिक्चर है। इसे एक बहुत बड़े छाते की तरह समझ लीजिए। इसके अंदर कोई भी ऐसी मशीन आ सकती है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचे या काम करे, चाहे उसे हमने नियम सिखाए हों या उसने खुद डेटा से सीखा हो। अब उस बड़े छाते के नीचे आता है मशीन लर्निंग यानी ML। ये एआई का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें हम मशीनों को नियम नहीं बताते। हम उन्हें ढेर सारा डेटा देते हैं और वो खुद ब खुद उस डेटा से पैटर्न सीखती हैं। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर मिलने वाले रिकमेंडेशंस, वो मशीन लर्निंग ही है। और फिर आता है डीप लर्निंग यानी DL, जो मशीन लर्निंग का भी एक हिस्सा है। ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। हाँ, वही मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जिनकी हमने बात की थी, ताकि बहुत बड़े डेटा से बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख सकें। सेल्फ ड्राइविंग कारें इसी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। तो ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। AI सबसे बड़ा गोला है, उसके अंदर ML फिट होता है और ML के भी अंदर DL है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, डेटा पर उसकी निर्भरता बढ़ती है, लेकिन इंसान का सीधा दखल कम होता जाता है। तो ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि मशीनें सीखती हैं, पर यह सीखना असल में होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। चलिए इसको एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि नेटवर्क एक स्टूडेंट है जो कोई एग्जाम दे रहा है। सबसे पहले वो एक जवाब का अंदाजा लगाता है, फिर वो अपने जवाब को असली जवाब से मिलाता है और देखता है कि वो कितना गलत था, मतलब एरर कितना है। इसके बाद वो पीछे जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अरे गलती हुई कहाँ थी, और आखिर में वो अपनी गलती से सीखकर अगली बार बेहतर करने के लिए अपने दिमाग के कनेक्शंस को थोड़ा सा बदलता है। इसी को वेट्स अपडेट करना कहते हैं। और ये प्रोसेस लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है जब तक कि वो स्टूडेंट यानी हमारा मॉडल लगभग हर बार सही जवाब ना देने लगे। तो ठीक है, हमने बेसिक्स तो समझ लिए।
अब जरा आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि साल 2026 में ये टेक्नोलॉजी कहाँ खड़ी है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रही। ये जो बात कही गई है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि एआई अब कोई फैंसी नई चीज़ नहीं रही जिसे कंपनियां बस ट्राई कर रही हैं। नहीं, ये अब क्लाउड कंप्यूटिंग या डेटाबेस की तरह एक बुनियादी ढांचा बन चुका है, जिसके बिना आज के ज़माने का सॉफ्टवेयर बनाना ही मुश्किल है। और आज का एआई उस पुराने सिंपल से परसेप्ट्रॉन से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। ये सिर्फ चीज़ों को पहचानता नहीं, बल्कि नई चीज़ें बनाता है। टेक्स्ट, इमेज, यहाँ तक कि कोड भी। ये सिर्फ एक तरह का डेटा नहीं, बल्कि एक ही समय में टेक्स्ट, इमेज और आवाज़ सबको समझ सकता है। ये अलग थलग काम नहीं करता, बल्कि हमारे मौजूदा सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से घुल मिल चुका है। और हाँ, अब ये बेलगाम भी नहीं है, इस पर बाकायदा कानून बन रहे हैं। और ये स्लाइड एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट दिखाती है। आज के समय में 95% कंपनियां जीरो से एआई मॉडल नहीं बना रही हैं। वे क्या करती हैं? वे गूगल या ओपनएआई जैसे बड़े पहले से ट्रेंड फाउंडेशन मॉडल्स को लेती हैं और बस उन्हें अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा और ट्रेन कर लेती हैं। इससे एआई का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर। आज एआई को लेकर असली मुद्दा क्या है? देखिए, वो बहस अब खत्म हो चुकी है। एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और वो यहीं रहेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करें या न करें। असली चुनौती अब ये है, सवाल ये है कि हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपने रोज़मर्रा के कामों में, अपने बिजनेस में समझदारी से, जिम्मेदारी से और असरदार तरीके से कैसे शामिल करें। हम ये कैसे पक्का करें कि इससे हमें सच में फ़ायदा हो और साथ ही इसके असर को हम कंट्रोल में भी रख सकें। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री को और हम सबको मिलकर ढूंढना है।